Sir, all of you here, we are now going to discuss about the key issues of the अशोक भाई, मैं आपका समय सबसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हाई लेवल कमेटी के अंदर जो आप लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है और उस रिकमेंडेशन में आपका व्यू क्या था, आपके साथ जो कलीग थे उनका व्यू क्या था और किस तरह से आप उस आउटकम पे आए। तो शायद मैं आपको ज़्यादा सवाल करूँगा, मुझे आप माफ़ कीजिएगा। तो पहला सवाल आप ही से है अशोक भाई कि एक्साइज ड्यूटी विल बी पेबल ओनली ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल पे जो मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी जो अभी हमको देना है उस पर आपने जो रिकमेंडेशन दिया है उस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक्साइज के बारे में सबसे कम समझता हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसका। जस्ट बिकॉज आई केम इन द HLC एंड जस्ट बिकॉज एक्साइज हमको लगी है, तो इस समय के अंदर जो थोड़ी बहुत जानने को मिला है और समझने को मिला है उसी के बेसिस के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा और चर्चा करूँगा। ये सबसे पहला फंडामेंटली एक्साइज लगती है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, क्लियरेंस फ्रॉम द फैक्ट्री। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ एक्साइज। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो सोच विचार करके जो 21 मार्च को जो सर्कुलर बार निकला था उसमें जो चेंज आया था सबसे पहला कि दी एक्साइज विल बी लेविएबल एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल। दैट मेक्स द बिगेस्ट चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज आया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, वो ये आया है कि मैन्युफैक्चरिंग टैक्स तो मैन्युफैक्चरिंग पे ही लगता है, लेकिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स इज़ एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स एंड जो व्यक्ति फर्स्ट पॉइंट पे सेल्स के ऊपर टैक्स भरेगा वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। तो वन इज़ दैट। दूसरा ये है कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो है वो एक जॉब वर्कर के साथ काम करता है। वो अपना सोना या अपना जेम्स देता है बनवाने के लिए। ये जो बन के उसके पास वापस आता है वही माल वो कस्टमर को, अपने कस्टमर को बेचता है। अगर ये होलसेलर हो या रिटेलर हो, दोनों के लिए ये सिचुएशन सेम रहती है। या ये गोल्डस्मिथ भी हो तो भी उसको यही कायदा लगने वाला है। अगर एक छोटा सा गोल्डस्मिथ एक छोटे से गांव शहर में अगर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके, खुद का प्रोड्यूस करके, खुद ही माल अगर बेच रहा हो तो उसको भी ये सेम कंडीशन लागू होगा, एज लॉन्ग एज वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आता है। तो फंडामेंटली ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर जो एक्साइज अब लगाई गई है उसका ये मीनिंग होता है। दूसरा जो है एक समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक्साइज जो है सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी पे लगती है। मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी अगेन आपका सोना दे के जो बनवाया है वही पोर्शन के ऊपर आपको एक्साइज लगेगी। अगर आपने ट्रेडेड ज्वेलरी ली है, अगर आपने कहीं से परचेज की है ज्वेलरी टैक्स इनवॉइस से, किसी होलसेलर से, किसी रिटेलर ने अगर माल खरीदा है या कोई भी व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से माल खरीदा है, उस माल के ऊपर एक्साइज नहीं लगेगी। या तो उस पर लग के आएगी या वो फ्री ऑफ एक्साइज आएगी अगर वो एक्साइजेबल नहीं है। तो ट्रेडेबल गुड्स के ऊपर एक्साइज नहीं लगेगी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर एक्साइज लगेगी। ये एक फंडामेंटल माइंड के ऊपर सबके ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन फर्स्ट सेल इनवॉइस जो भाभी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट सेल ऑफ इनवॉइस जो है वो जब एक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अगर बिल करता है तो एक्साइज ड्यूटी उस पर कलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट सेल ऑफ इनवॉइस अगर होलसेलर है और वो रिटेलर पर देता है तो क्या रिटेलर इस एक्साइज को वापस अपने कस्टमर पे लगा सकता है या किस तरह से करेगा? आफ्टर दिस प्रोविजन, ये प्रोविजन आने के बाद के एक्साइज ड्यूटी फर्स्ट सेल इनवॉइस पे लगेगा। सो वंस इज ऑलरेडी बीन चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर कैन नॉट अगेन चार्ज इट अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम वैल्यू एडिशन और समथिंग, और ही डज समथिंग न्यू, कोई उसके ऊपर एडिशन या कुछ करते हैं तो if there is a rework or if there is a new identity, then only excise will be applicable, or else whatever is charged by the wholesaler to the retailer, at that point only excise will be charged. वो आगे चार्ज नहीं कर सकते हैं।
तो ये एक्साइज को लगाने का तरीका जो है कॉस्ट प्लस एक्साइज प्लस वेट या कॉस्ट प्लस वेट प्लस एक्साइज? Cost plus excise on that subtotal you have to pay VAT. You have to pay that. Yeah. Okay.